नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस एक शब्द की जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है, मुद्रास्फीति। आसान भाषा में कहें तो महंगाई। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जिनका शीर्षक है मुद्रास्फीति, कारण, प्रकार और नियंत्रण। और आज हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से इस महंगाई की पहेली को थोड़ा सुलझाना। ये है क्या, क्यों होती है, इसके असर क्या हैं और इसे काबू में कैसे लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं काम सवाल से। स्रोत में एक उदाहरण है कि अगर महंगाई दर 6% है तो जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 106 रुपए की क्यों हो जाती है? ये 6 का क्या चक्कर है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह चोट करता है। देखिए, वो 6 रुपए कहीं गायब नहीं होते। असल में होता ये है कि आपके 100 रुपए की जो खरीदने की ताकत है, वो कम हो जाती है। खरीदने की ताकत मतलब? मतलब क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर। मुद्रास्फीति का मतलब ही है चीजों और सेवाओं के औसत दाम बढ़ जाना। तो जब दाम बढ़ते हैं, तो उतने ही पैसे में, मतलब 100 रुपए में आप पहले से कम चीजें खरीद पाते हैं। तो अगले साल वही सामान खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी 106 रुपए। आपका पैसा कह सकते हैं कि कमजोर हो गया। अच्छा, तो ये पैसा कमजोर क्यों होता है? मतलब ये दाम बढ़ते क्यों हैं? इसके पीछे क्या वजह है? स्रोत कुछ कारणों का जिक्र करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से 3 तरह के कारण हो सकते हैं। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? ये जैसा नाम से ही जाहिर है, मांग यानी डिमांड के बढ़ने से होता है। जब बाजार में किसी चीज को खरीदने वाले बहुत ज्यादा हों, लेकिन वो चीज उतनी है नहीं, मतलब सप्लाई कम है। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए अचानक से कोई नया फोन आया और सब लोग उसे ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंपनी उतने बना ही नहीं पा रही, तो क्या होगा? दुकानें दाम बढ़ा देंगी। भविष्य को लेकर बहुत पॉजिटिव हों और खूब खर्च करें। यहाँ पे कभी कभी सरकार ज्यादा खर्च करती है तो भी बाजार में पैसा बढ़ जाता है। ज्यादा पैसा, कम सामान, नतीजा महंगाई। समझ गया। ये तो हुई मांग की बात, लेकिन स्रोत एक और कारण बताते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है? हाँ, ये दूसरी तरफ से आता है, मतलब चीजों को बनाने का खर्चा बढ़ जाने से। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है मांग उतनी ही हो, लेकिन सामान बनाने में लागत ज्यादा आ रही हो। लागत मतलब जैसे कि? जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में काम करने वालों की तनख्वाह बढ़ानी पड़ी, या जो कच्चा माल लगता है वो महंगा हो गया, या फिर डीजल पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। अच्छा। तो अब बनाने वाला, मतलब प्रोड्यूसर, ये बढ़ा हुआ खर्चा अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो इसे सामान के कीमत में जोड़ देगा। तो चीजें महंगी हो गई, भले ही खरीदने वालों की भीड़ ना बढ़ी हो। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश, यानी लागत ने कीमतों को धक्का दिया। ठीक है। और एक तीसरा प्रकार भी बताया गया है, अंतर्निहित मुद्रास्फीति, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। ये असल में उम्मीदों और तवक्कुआत का खेल है। जब लोगों को, मतलब कर्मचारियों को, ये लगने लगता है कि भाई महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, तो वो सोचते हैं कि हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा। वो ज्यादा सैलरी मांगते हैं। हाँ, ये तो होता है। अब कंपनियां अगर सैलरी बढ़ाती हैं तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। फिर वो क्या करती हैं? वो अपनी चीजों के दाम बढ़ा देती हैं। अरे, तो ये तो एक चक्र बन गया। बिल्कुल, दाम बढ़े तो लोगों को और पक्का हो गया कि महंगाई बढ़ रही है, फिर और सैलरी की मांग, और ये चलता रहता है। ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, जो खुद ही खुद को सच साबित करती रहती है। बाप रे। तो ये तीनों, ज्यादा मांग, बढ़ती लागत और बढ़ने की उम्मीद, मिलकर कीमतों को ऊपर ले जाते हैं। पर क्या हर तरह की महंगाई एक जैसी होती है? मतलब कभी लगता बस हल्की सी बढ़ी है, कभी लगता बहुत तेज बढ़ रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नहीं, हर महंगाई एक जैसी नहीं होती। उसकी रफ्तार बहुत मायने रखती है। स्रोत में इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, मैंने देखा कुछ नाम दिए गए हैं, रेंगती हुई, चलती हुई। हाँ बिल्कुल। पहला है रेंगती मुद्रास्फीति। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये बहुत धीमी होती है, साल में सिर्फ 1 से 3%, इतनी कम कि शायद हमें रोजमर्रा में पता भी न चले। अच्छा। फिर आती है चलती मुद्रास्फीति। वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये थोड़ी तेज होती है, साल में 3 से 10% के बीच। ये महसूस होने लगती है, बजट पर थोड़ा असर दिखने लगता है। और इसके बाद? इसके बाद स्थिति गंभीर होने लगती है। तीसरी है सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति, गैलपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ महंगाई दर 2 अंकों में पहुंच जाती है, मतलब 10% से लेकर 100% या उससे भी ज्यादा। ये अर्थव्यवस्था के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है। 100%? बाप रे।
और सबसे बुरी हालत होती है अतिस्फीति में, हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ तो कीमतें बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं। साल में 100% क्या, कभी कभी तो एक महीने में ही दाम दोगुने तिगुने हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पैसा लगभग बेकार हो जाता है। ओह, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। तो इन अलग-अलग स्तरों को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था पर असर बिल्कुल अलग-अलग होता है। जैसे मैंने कहा, रेंगती या थोड़ी चलती महंगाई, मतलब 3-10% वाली, उसे कई बार बुरा नहीं माना जाता। अच्छा, थोड़ी महंगाई ठीक है। हाँ, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये एक स्वस्थ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत हो सकती है। मतलब लोग खर्च कर रहे हैं, कंपनियां निवेश कर रही हैं। एक तरह से ये इकोनॉमी में थोड़ी गर्मी लाती है, जो जरूरी है। ये तो नई बात पता चली। लेकिन जैसे ही ये चलती से सरपट की तरफ भागने लगती है, खतरे की घंटी बज जाती है। सरपट और अतिस्फीति बहुत नुकसानदायक है। ये अनिश्चितता पैदा करती हैं, निवेश रोक देती हैं, लोगों का पैसे से भरोसा उठ जाता है। स्रोत में एक और शब्द था, अपस्फीति, डिफ्लेशन। ये क्या चीज है? ये महंगाई का बिल्कुल उल्टा है। मतलब जब चीजों और सेवाओं के दाम गिरने लगे। दाम गिरना, ये तो अच्छी बात हुई ना, सब सस्ता हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। सस्ता होना खतरा कैसे? अब सोचिए, अगर आपको पता चले कि अगले महीने टीवी और सस्ता होने वाला है, तो क्या आप आज खरीदेंगे? नहीं, शायद रुक जाऊंगा। बिल्कुल। और जब सब लोग यही सोचने लगते हैं, तो क्या होता है? लोग खरीदना टाल देते हैं, बाजार में मांग एकदम से गिर जाती है, कंपनियां सामान नहीं बेच पाती तो वो उत्पादन कम कर देती हैं, लोगों को नौकरियों से निकालने लगती हैं। ये एक बहुत खतरनाक गिरावट का दुष्चक्र शुरू कर सकता है। इसलिए लगातार दाम गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता। समझ गया। तो ना बहुत ज्यादा महंगाई अच्छी, न लगातार गिरावट। मतलब एक संतुलन चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं महंगाई के असर पर। आपने कहा कि थोड़ी महंगाई शायद ठीक हो, पर ज्यादा के नुकसान है। स्रोत इसके क्या अच्छे और बुरे पहलू बताते हैं? हाँ, स्रोत कुछ संभावित सकारात्मक पहलुओं का जिक्र करते हैं, खासकर जब महंगाई मध्यम हो, मतलब बहुत तेज ना हो। जैसे कि? एक तो ये कि ये लोगों को पैसा खर्च करने या निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अगर लोगों को लगे कि बैंक में रखा पैसा अपनी कीमत खो रहा है, तो वो उसे कहीं लगाना चाहेंगे, है ना? हाँ, बात तो सही है। घर खरीद लिया, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, इससे पैसा अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है, जो अच्छी बात है। और दूसरा फायदा कर्ज लेने वालों को हो सकता है, खासकर जिन्होंने फिक्स्ड ब्याज दर पर लंबे समय का लोन लिया हो, जैसे होम लोन। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने आज 20 साल के लिए लोन लिया, आपकी किश्त बंध गई। अब अगले 5-10 सालों में महंगाई काफी बढ़ गई, तो उम्मीद है कि आपकी तनख्वाह भी कुछ बढ़ेगी। हाँ। लेकिन आपकी लोन की किश्त तो उतनी ही रहेगी। तो असल में आपकी बढ़ी हुई आमदनी के मुकाबले वो किश्त चुकाना आसान हो जाएगा। आप भविष्य के कमजोर पैसे से अपना पुराना कर्ज चुका रहे होंगे। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये फायदे शायद सीमित ही हों। ज्यादातर तो हम महंगाई के नुकसान ही सुनते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फायदे अक्सर मध्यम महंगाई तक ही सीमित रहते हैं और हर किसी को महसूस भी नहीं होते। ज्यादातर लोगों के लिए, और खासकर जब महंगाई तेज हो, तो नकारात्मक असर कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे पहला और सीधा असर तो वही क्रय शक्ति का कम होना। आपकी आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से चीजें महंगी होती हैं, तो आप पहले जितना कमाकर भी कम सामान खरीद पाते हैं। आपका रहन सहन का स्तर गिर सकता है। हाँ, ये तो महसूस होता है। दूसरा, जीवन जीने का खर्च बढ़ जाता है। किराया, राशन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, सब महंगा। और इसका सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है उन लोगों पर जिनकी आमदनी फिक्स्ड है, जैसे पेंशन लेने वाले लोग या फिर गरीब तबका। तीसरा, ये बचत की दुश्मन है। अगर आपको बैंक में पैसा रखने पर जो ब्याज मिल रहा है वो महंगाई दर से कम है, तो आपका पैसा असल में बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। ओह, ये तो बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल। इससे लोग बचत करने से कतराते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो देश के भविष्य के लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बचत से ही निवेश होता है, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। लोग रिटायरमेंट जैसी लंबी अवधि की प्लानिंग नहीं कर पाते, अनिश्चितता बढ़ जाती है। वाकई ये बचत वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर महंगाई इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे नापा कैसे जाता है? क्या कोई थर्मोमीटर है इसका? थर्मोमीटर तो नहीं, लेकिन हाँ, इसे नापने के वैज्ञानिक तरीके हैं।
सरकारें और केंद्रीय बैंक लगातार इसे ट्रैक करते हैं। इसके लिए कुछ खास सूचकांक मतलब इंडेक्स इस्तेमाल होते हैं। इंडेक्स? कौन से इंडेक्स? स्रोत में 3 मुख्य इंडेक्स का जिक्र है। पहला और सबसे आम जो हम सुनते हैं वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI, ये क्या नापता है? ये उन चीजों और सेवाओं की कीमतों को नापता है जो हम और आप जैसे आम लोग रोजमर्रा में खरीदते और इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, कपड़े, घर का किराया, आना जाना, डॉक्टर की फीस, स्कूल की फीस। एक पूरी टोकरी होती है इन चीजों की। CPI देखता है कि ये टोकरी खरीदने में पिछले महीने या पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा पैसा लग रहा है। ये आम आदमी की महंगाई का सबसे बड़ा पैमाना है। अच्छा, और बाकी दो, WPI और PPI? हाँ, दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये थोक बाजार की कीमतों को नापता है, मतलब जहां दुकानदार या कंपनियां एक दूसरे से बड़े पैमाने पर सामान खरीदती बेचती हैं। इसमें कच्चा माल, फैक्ट्री में बनी चीजें ज्यादा होती हैं। तो ये CPI से अलग कैसे है? WPI में सर्विसेज, सेवाएं शामिल नहीं होती, जबकि CPI में होती हैं। और WPI थोक लेवल पर है, CPI रिटेल लेवल पर। WPI में बदलाव अक्सर कुछ समय बाद CPI में दिखाई देते हैं। ये फैक्ट्री लेवल पर लागत के दबाव को पहले पकड़ सकता है। और तीसरा PPI? तीसरा है उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये सीधे उत्पादक मतलब फैक्ट्री मालिक या किसान को उनके बेचे गए माल के लिए क्या कीमत मिल रही है उसे नापता है। ये लागत जनित महंगाई का और भी शुरुआती संकेत दे सकता है। तो मतलब ये तीनों इंडेक्स मिलकर महंगाई की पूरी तस्वीर दिखाते हैं, अलग अलग लेवल पर। बिल्कुल, नीति बनाने वालों के लिए ये तीनों जरूरी हैं। CPI बताता है जनता पर क्या बीत रही है, WPI और PPI बताते हैं कि सप्लाई चेन में कहाँ दबाव बन रहा है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि महंगाई मांग की वजह से है या लागत की वजह से है। ठीक है, ये तो हुई नापने की बात। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर महंगाई बहुत बढ़ जाए, काबू से बाहर होने लगे, तो क्या इसे रोका जा सकता है? क्या सरकारें या RBI जैसे केंद्रीय बैंक कुछ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं। उनके पास महंगाई से लड़ने के लिए कुछ हथियार होते हैं। स्रोत 3 मुख्य तरीकों का जिक्र करते हैं। कौन कौन से? पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। ये देश के केंद्रीय बैंक के हाथ में होता है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। वो क्या करते हैं? उनका मुख्य औजार है ब्याज दरें। अगर महंगाई ज्यादा है तो RBI ब्याज दरें बढ़ा देता है। ब्याज दर बढ़ाने से क्या होगा? इससे बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सब। जब लोन महंगे होंगे तो लोग और कंपनियां कम कर्ज लेंगे, कम खर्च करेंगे, घर, गाड़ी कम खरीदेंगे, कंपनियां नया निवेश कम करेंगी। अच्छा। इससे बाजार में पैसे का फ्लो मतलब लिक्विडिटी कम होती है, मांग घटती है और उम्मीद की जाती है कि इससे कीमतें नीचे आएंगी। ये तो हुआ RBI का काम। दूसरा तरीका? दूसरा तरीका सरकार के हाथ में है, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। सरकार क्या कर सकती है? सरकार 2 मुख्य काम कर सकती है। एक, अपने खर्चे कम कर दे। जैसे अगर सरकार नई सड़कें बनाने या दूसरी योजनाओं पर कम पैसा खर्च करे तो अर्थव्यवस्था में कम पैसा जाएगा, जिससे मांग पर लगाम लग सकती है। और दूसरा? दूसरा है टैक्स बढ़ाना। अगर सरकार इनकम टैक्स या GST जैसी चीजें बढ़ा दे तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा। इससे भी मांग कम हो सकती है। लेकिन ये तरीके तो शायद लोगों को पसंद ना आए। हाँ, ये थोड़े मुश्किल कदम होते हैं, इसलिए सरकारें बहुत सोच समझ कर इनका इस्तेमाल करती हैं। और तीसरा तरीका क्या बताया गया? तीसरा है आपूर्ति पक्ष के उपाय यानी सप्लाई साइड मेजर्स। ये थोड़ा अलग है। ये मांग कम करने के बजाय चीजों की सप्लाई यानी आपूर्ति बढ़ाने पर फोकस करता है। सप्लाई बढ़ाना कैसे? मान लीजिए प्याज बहुत महंगा हो गया क्योंकि फसल खराब हुई, तो सरकार कोशिश कर सकती है कि बाहर से प्याज इंपोर्ट किया जाए या किसानों को बेहतर बीज या तकनीक देकर अगली फसल अच्छी करने में मदद करे, या फिर ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें दूर करे ताकि सामान बाजार तक आसानी से पहुंचे। अच्छा, तो मतलब अगर चीजें कम हैं तो उन्हें ज्यादा उपलब्ध कराओ। हाँ, इसमें ऐसे नियम कानून बनाना भी शामिल है जिससे देश में बिजनेस करना आसान हो, फैक्ट्रियां ज्यादा सामान बना सकें। लॉन्ग टर्म में ये महंगाई रोकने का एक टिकाऊ तरीका हो सकता है। तो ये 3 हथियार हैं: ब्याज दरें, सरकारी खर्चा टैक्स
और सप्लाई बढ़ाना। जी हाँ, लेकिन इनका इस्तेमाल एक बहुत ही नाजुक संतुलन का काम है। संतुलन मतलब ये कि हर हथियार का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर आरबीआई महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो हो सकता है कि लोन इतने महंगे हो जाएं कि कंपनियां निवेश करना बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद होने लगें, लोगों की नौकरियां चली जाएं, आर्थिक विकास थम सकता है। ओह, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कुछ वैसा ही। इसी तरह अगर सरकार अचानक खर्चे बहुत कम कर दें या टैक्स बहुत बढ़ा दें, तो उसका असर भी ग्रोथ पर पड़ सकता है। इसलिए नीति बनाने वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि महंगाई भी काबू में रहे और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी न रुके। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ये तो वाकई जटिल है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा, एक बार संक्षेप में देखें। हाँ बिल्कुल। हमने समझा कि महंगाई का मतलब सिर्फ दाम बढ़ना नहीं, बल्कि हमारे पैसे की कीमत का घटना है। ये मांग बढ़ने से, लागत बढ़ने से या सिर्फ उम्मीदों से भी हो सकती है। हमने देखा कि ये अलग अलग रफ्तार से आती है, रेंगती हुई से लेकर बेकाबू अतिस्फीति तक। और थोड़ी महंगाई शायद ठीक हो, पर ज्यादा बहुत नुकसानदायक है। हाँ, खासकर आम आदमी के बजट पर और बचत पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसे नापने के लिए सीपीआई, डब्ल्यूपीआई जैसे इंडेक्स हैं। और इसे काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक, मौद्रिक नीति, ब्याज दरें और सरकार राजकोषीय नीति, खर्च, टैक्स और आपूर्ति पक्ष के उपायों का इस्तेमाल करती है। लेकिन हमेशा एक संतुलन साधने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम, पेचीदा लेकिन जरूरी हिस्सा है जो हम सबकी जिंदगी को छूता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। हमने बात की कि थोड़ी महंगाई शायद 2-3% अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हो सकती है, ताकि लोग खर्च करते रहें और आर्थिक पहिरा घूमता रहे। क्योंकि शून्य महंगाई या अपस्फीति, दाम गिरना, लोगों को खर्च टालने पर मजबूर कर सकती है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या किसी अर्थव्यवस्था के लिए वाकई 0% महंगाई सबसे अच्छा लक्ष्य है, या फिर एक स्थिर, कम और अनुमानित महंगाई दर जैसे 2% होना ज्यादा बेहतर है। इस पर दुनिया भर में बहस चलती रहती है। सोचने वाली बात है ना?